तो जी डेवलप थ्योरी। ओके, तो एक कंप्लीट गेमिंग पाइपलाइन का एक छोटा सेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। देखेंगे कि इनके साथ साथ और गेम का बेसिकली क्या पूरा प्रॉपर पाइपलाइन होता है, उस चीज़ को आगे शुरुआत करते हैं। तो हम थोड़ा सा एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेम डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म होता है जो कि एक लाइन पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या हो जाता है, क्योंकि कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके के गेम्स ही लाइफ होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर गेम डेवलपमेंट, अगर किसी को बोला जाता है कि आपको गेम डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा या आपको गेम डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, तो ये इट्सेल्फ में क्वेश्चन बहुत बड़ा है या आंसर बहुत बड़ा है ना। ये ऑफर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि गेम्स एक टाइप के नहीं होते। सबसे पहले समझना होता है गेम बनाते वक्त इसका प्री प्रोडक्शन स्टेज जो होता है, इसमें ये तय करना होता है कि गेम का जॉनरा क्या होता है। अब जॉनरास कितने टाइप के होते हैं हमने प्रीवियस थोड़े से डिस्कस किए थे, लेकिन अगर बहुत सारे जॉनरास होते हैं, है ना। तो गेम के जब जॉनरास की बात आती है तो सबसे पहले जो लोगों के ध्यान में आता है वो आता है साइड स्क्रॉलर। अब साइड स्क्रॉलर गेम्स किस टाइप के होते हैं? मारियोस, है ना, कॉन्ट्रा। अब ये तो प्रीवियस थे। न्यू एज के साइड स्क्रॉलर कौन से हैं? पर्पल कलर का कैरेक्टर पूछो उससे। लिम्बो। लिम्बो, तो उसमें पर्पल कलर का कैरेक्टर नहीं है। ब्लैक हैट पहनता है लिम्बो। तो तुम कौन सा गेम खेलते हो? अच्छा, लिम्बो एक्चुअली में गेम जो है वो कौन सा, वही वाला गेम नाइट होगा, आई थिंक हॉलो नाइट की बात हो रही होगी। इसी को खेल रहे थे। तो वो ब्लैक एंड वाइट ही पूरा था ना, दैट मीन्स लिम्बो होगा। एक लड़का कैरेक्टर होगा जो वाइट वाइट आंखें दिखती होंगी और ओके, लिम्बो देख के समझ आ जाएगा, है ना। अच्छा तो ओके, लिम्बो जो है वो बेसिकली ब्लैक और वाइट सिल्हूएट पे बनाया हुआ गेम था कम्प्लीटली। और इन्होंने करियर, इनका जो गेमिंग का साइड स्क्रॉलर का जो ऑनरा था ना, उसको बहुत एलैबोरेट किया। मारियो और कॉन्ट्रा ने शुरू किया साइड स्क्रॉलिंग, और लिम्बो और हॉलो नाइट और आपका रेमैन, मंकी मैजिक, इन गेम्स ने इसको एक नए लेवल पे पुश किया। हाँ, लिम्बो सर्टेनली बहुत डिफरेंट है। अभी लिम्बो के आर्ट स्टाइल पे एक मूवी बन रही है जो कि पूरी वैसी ही है, साइड स्क्रॉलर मूवी है। आप साइड स्क्रॉलर ही मूवी देखोगे, पूरी स्टोरी वैसी देखोगे पिक्चर की। फंड हो रही है, फंड भी हो गई है, किक स्टार्टर फंड था अब तक, तो काम भी आधे में पहुंच गया होगा। सो यू कैन चेक इट अप। हॉलो नाइट, रेमन, मंकी मैजिक, ये एक जॉनरा था जो कि साइड स्क्रॉलर जॉनरा था। एक होता है टॉप डाउन जॉनरा, ये भी आपने देखा हुआ है। प्रीवियस गेम्स कौन थे?
लेजेंड ऑफ जेल्डा, और पुराने मतलब ओल्ड स्कूल हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा पैकमैन। ये टॉप डाउन व्यू में चलता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलेगा। और आपका अभी में आपने जैसे बताया लीग ऑफ लेजेंड्स, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, डोटा हो गया, है ना। इन इन लोगों ने अलग डिफाइन किया टॉप डाउन जॉनरास को। और एक और है जो खेलने लायक है, जिसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देख पाएंगे, वो है शेडो रन। हाँ, ये भी गेम खेल सकते हो अगर आपको टॉप डाउन जॉनरा का नेक्स्ट लेवल देखना है कि ये क्या करते हैं करके। शेडो रन इज़ मोर लाइक साइबर पंकिश वर्ल्ड पे बना हुआ इन्वायरमेंट है। टॉप डाउन पसंद नहीं है, कैरेक्टर छोटे हो जाते हैं और उन पे वो करना, है ना। तो ये जॉनरा भी है वेयर यू कैन एक्चुअली फाइट, और है ना, जो आपका कैरेक्टर है और उसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप बनाते हैं और उसको जाके आप लड़ते हैं। फोटोशॉप, फोटोशॉप में पूरा टेक्सचर बना हुआ है, और कोई 3D नहीं है कोई भी चीज़। केवल कैरेक्टर जो है वो 3D रेंडर्स हैं, रेंडर्स हैं, है ना। तो उनको पूरा लेके पूरा 2D में बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा था। इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा इंजन बनाया जिसमें 2D पेंट करोगे और उसको वो आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। वो ज़्यादा आसान था इनके लिए। बाकी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डेफिनेटली 3D बना के इसमें डाले गए, जैसे कैरेक्टर एनिमेशंस और ये सब 3D है। तो ये एक जॉनरा था जो कि बहुत अच्छा आपको मिला। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इन लोगों का कैरेक्टर डिज़ाइनर उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, हर एक कैरेक्टर उसमें, जबकि ये बहुत बहुत अलग पॉइंट पे खेल सकते थे, क्योंकि इनका आर्ट आर्ट स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये आगे बढ़ के इन्होंने कैरेक्टर पे अगर थोड़ा सा काम कर लिया होता ना, तो कैरेक्टर बहुत अच्छे हो जाते। लेकिन इनके कैरेक्टर्स जो है ना वो बहुत जेनरिक हैं, और नए टाइप के कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं होती, कैरेक्टर इटसेल्फ में उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते दिखने में भी। अब एज अ हीरो अगर मुझे ये मिलेगा ना, तो मैं नहीं खेल पाऊँ। मुझे समझ नहीं आएगा ये क्या है, मतलब दांत हीरो में इतने वो अच्छे नहीं लगते। या तो ये ऊपर से आ रहे होते ना तो ज़्यादा बेटर लगता, वैम्पायर जैसा। बट सम वॉट दे वर वर्किंग ऑन दैट। तो कैरेक्टर उतने अच्छे जॉनरा के नहीं रहे। सबसे पहले ये डिसाइड होता है जॉनरास, टॉप डाउन, साइड स्क्रॉलर, FPS, TPS, RTGS। FPS is first person shooter, TPS is third person shooter, RTGS is real time strategy, है ना। तो रियल टाइम स्ट्रेटेजी इज मोर लाइक, तो इनके जो लेजेंडरी गेम्स हुए वो कौन से हुए? पबजी RTGS नहीं है, TPS है पबजी। नहीं, लेकिन कंप्लीट स्ट्रेटजी पे गेम नहीं है ना, रियल टाइम यानी कि गेम खेलते दौरान स्ट्रेटजी बनाना पड़ रहा है। अब ये कैसी स्ट्रेटजी होती है, ये जनरली आपकी ऐसी स्ट्रेटजी होती है, रेड अलर्ट। हाँ, अब क्लैश ऑफ क्लैन में एक इशू है। क्लैश ऑफ क्लैन RTGS में आता है, लेकिन ये गेम एक्चुअल में क्या था, इसने डिफाइन किया, हालांकि रेड अलर्ट ने RTGS लाया, इंट्रोड्यूस किया। दो गेम थे, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, जो फर्स्ट आया था।
थिंक पीसी में आया था वो, ये वाले नहीं, ये तो कंसोल वाले थे। पीसी वाला जो था ना वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक था और टॉप डाउन था। नॉट इवन दिस वन। या दिस वन 1994। और बाद में फिर वो 3D में जंप हुआ। और पहला प्रोटोटाइप और भी तगड़ा था। आई थिंक वो शायद मुश्किल से दिखे, क्योंकि वो वीडियोस में कहीं कहीं दिखेगा। उसमें क्या किए थे, क्ले कैरेक्टर बनाए थे और उनको एनिमेट किए थे उनको। तो उसमें जब वॉक और ये सब चीज़ें कैरेक्टर, ये तो पिक्सेलेटेड कैरेक्टर हैं, बट क्ले के बनाए हुए कैरेक्टर्स थे जिनको उन्होंने यूज़ किया था, तो वो एक 3D सी फीलिंग देते थे कैरेक्टर जाके। और वो पूरा मैप बेस्ड ही गेम था, पीसी कंसोल्स में ही चलता था, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। आरटीजीएस को उन्होंने डिफाइन किया था। सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ पे वर्क करते हैं कि जॉनरा क्या होगा। अब जॉनरा कंप्लीट करने के बाद आर्ट स्टाइल तैयार होती है। अब आर्ट स्टाइल कौन कौन से टाइप के होंगे, थिंक अबाउट इट। पिक्सल आर्ट फॉर्म अलग होता है ना? पिक्सल आर्ट एक अलग आर्ट फॉर्म होता है, पिक्सल के अंदर भी फैंटेसी हो सकता है ना? तो अगर हम पिक्सल पे जा रहे हैं तो फिर एक वेक्टर हो जाएगा, पिक्सल आर्ट फॉर्म हुआ, वेक्टर आर्ट फॉर्म हुआ, 3D हुआ, है ना? और 2D रेंडर, जिसको और अच्छे से बोला जाए तो टून स्टाइल या टून शेडर। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये होता 3D है, दिखता 2D है। ये उस टाइप का जॉनरा होता है। तो आर्ट स्टाइल, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिक्सल, वेक्टर, 3D और टून टून स्टाइल टाइप के आर्ट स्टाइल्स होंगे। तो आप इसके अंदर जो एक्सप्लोर करेंगे वो आपका आता है फिर फैंटेसी, अर्बन, साइबर पंक, हाँ, और मेडिवल। मेडिवल एक्चुअली हिस्टोरिकली करेक्ट होता है, हिस्टोरिकली करेक्ट रखना होता है मेडिवल को। और फैंटेसी जो है वो मेडिवल के ऊपर भी बनाया जा सकता है ना? साइबर पंक में यूटोपियन आ जाता है। वो अर्बन आता है। अर्बन, अर्बन आर्ट फॉर्म होता है जो रियल वर्ल्ड पे, रियल टाइम पे चलता है। जैसे पबजी है, पबजी के आर्ट फॉर्म रियल टाइम पे हैं, जो अभी के समय के चल रहे हैं, लोग आइटम्स यूज़ करते हैं वो चीज़ें। तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस आर्ट फॉर्म पे आप बनाएंगे। देन फिर आता है आपका स्टोरी लाइन। क्योंकि आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि जॉनरा क्या है, फिर जॉनरा के बाद आर्ट स्टाइल तैयार होती है, फिर डिसाइड होता है कि अच्छा ये दो चीज़ें तो बनानी है, लेकिन स्टोरी क्या होगी। फिर इनके ऊपर स्टोरी सोचा जाए। अगर पहले आपके पास स्टोरी है तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो। बट मान लो, लेकिन कभी आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको एक गेम पिच करने बोला जाए, तो गेम पिच में आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा। गेम डेवलपर के लिए जॉनरा और आर्ट स्टाइल पहला आता है, लेकिन पिचर के लिए स्टोरी सबसे पहले आती है। कि आप किसी से अगर पैसा फंड ले रहे हो तो आप उस पर क्या बनाओगे, तो सबसे पहले स्टोरी लाइन आती है। स्टोरी लाइन पे आर्ट स्टाइल, आर्ट स्टाइल पे जॉनरा, ऐसा चेंज होता है। अगर आप टेक्निकल ज़्यादा हैं तो आप सबसे पहले जॉनरा डिसाइड करेंगे, आर्ट स्टाइल डिसाइड करेंगे, फिर स्टोरी पे आएंगे। और आप अगर मार्केटिंग वाले या क्रिएटिव ज़्यादा हैं तो फिर आप पहले स्टोरी, आर्ट स्टाइल और फिर जॉनरा, कौन सा फिट बैठेगा उस पे आते हैं। तो स्टोरी लाइन पे फिर वही डिपेंड करता है स्टोरी लाइन कैसी होगी। तो आप
स्टोरी बनाने वाले, गेम की स्टोरी बनाने वाले जो लोग होते हैं, हालांकि वो स्क्रिप्ट राइटर ही होते हैं, है ना। वो वो पूरी कहानी लिखते हैं, वो A to Z चीज बताते हैं। और वो कहीं पर भी, जैसे पॉसिबिलिटीज जैसे, हम्म, नहीं, एक्चुअल में क्या है, गेम के लिए अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो गेम के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग में आप ये नहीं बताएंगे कि विनिंग और लूजिंग कंडीशन क्या होगी। हाँ, स्टोरी अगर चेंज हो रही है किसी डिसीजन की वजह से, वो ये लिखनी होती है कि अगर हाँ बोला तो यहाँ चले जाएगा, ना बोला तो यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ से इस, हाँ, तो वो स्टोरी कंप्लीटली बटने नहीं देते हैं। वो ले दे के एक मेन स्टोरी लाइन होती है, फिर साइड क्वेस्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो साइड क्वेस्ट से वेरिएशन देते हैं। जनरली क्या होता है, गेम डेवलपर जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों में नहीं फंसना पड़ चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर को हायर करने के बजाय वो खुद ही इन स्टोरीज में साइड क्वेस्ट को देके वापस जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। तो स्काईरिम जो है वो, अम, उसने भी स्टोरी कुछ खासा नहीं लिखा है। स्काईरिम देखे हो? खेले हो ये गेम? बहुत बड़ा गेम है ये। गेम की स्टोरी मैटर करती है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। मतलब आप अगर देखो आज क्या है, गूगल, जेरी लॉसन कंसोल बनाया था उसने। मैग्नावॉक्स ओडेसी के में था, होगा ये। फेयर चाइल्ड, चैनल एफ। हाँ, कंसोल्स गेमिंग के लिए इसने काम किया है। 1970 ही ज्वाइन। कॉइन से चलने वाला इसने आर्केड कंसोल बनाया था। हाँ, पहला। फिर इसने डिवीजन ज्वाइन किया। कार्टेज गेमिंग का इसने ही पहला कार्टेज गेमिंग लेके आया, कैसेट वाले गेम्स। इसलिए मॉडर्न गेमिंग का फादर ऑफ मॉडर्न गेमिंग बोला जाता है जेरी लॉसन को। सीडी बिकता है, अब तो इंस्टॉलर आ गए हैं, है ना। तो स्टोरी लाइन जो है वो पूरी कंप्लीटली उसी पे डिपेंड करती है। राइट, अब हमें इस गेम के लिए कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होगा, है ना। हम इधर आए थे, तो जब स्टोरी लिखते हैं ना, तो अब देखो इसमें ऐसा है ना कि आर्टिस्ट को टेक्निकल होना पड़ता है या टेक्निकल को आर्टिस्ट होना पड़ता है स्टोरी लिखने के लिए। दोनों काम करना ही पड़ता है गेम डेवलपमेंट में, इसलिए गेम डेवलपमेंट हार्ड होता है थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है इसमें, दोनों काम आपको करने हैं। और कोई भी ये नहीं बोल सकेगा कि कौन सा काम सरल है। कोई भी काम सरल नहीं है इस चीज़ में। अब मुझे ये तो बिल्कुल आइडिया इस चीज़ का नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि मैं, गेम डेवलपर जो है वो टेक्निकल नहीं होते या टेक्निकल गेम डेवलपर नहीं होते, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्चुअली क्या होता है कि आप
एक ही डायरेक्शन पे हैं। गेम डेवलपर का मतलब अलग होता है, और इन आजकल जो गेम डेवलप कर रहे हैं लोग, वो मतलब अलग होता है। क्या होता है, आजकल जो इंडी इंडी गेम्स डेवलप कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोचते हैं कि हम गेम डेवलपर हैं, बट गेम डेवलपर ऐसे नहीं होते। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको सिंपल लाइन पे बोलूँ तो, अगर क्या होता है, अगर आपने बना बनाया गेमिंग टेम्पलेट उठाया है और उसमें आप कोई दूसरा कैरेक्टर डाल दे रहे हो, और कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दे रहे हो, कुछ आपने वैल्यूज़ चेंज की, और आपने अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट डाल दिया, ये डाल दिया, तो आप गेम डिज़ाइनर रहे। आपने उसके लिए खुद का कोई मैकेनिक जनरेट नहीं किया कि ये मैकेनिक के तहत ही मेरा गेम चलेगा। तो गेम डेवलपर जो होता है वो स्क्रैच से मैकेनिक बनाने वाला होता है, तो वो उसी के हिसाब से गेम तैयार करता है ना। जैसे एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड जो है वो एक गेम डेवलपर था जिसने बनाया। क्यों? क्योंकि उससे पहले किसी ने ऐसा मैकेनिक देखा नहीं था, और उसने उस मैकेनिक को फिजिक्स को यूज करके बना लिया, तो वो एक गेम डेवलपर हो गया, है ना। फ्लैपी बर्ड, एंग्री बर्ड, और क्या बोलते, जी डेवलप में है ही ऑलरेडी, टेम्पलेटिंग है उसकी, एंग्री बर्ड की। तो आप फिजिक्स वाला डाल सकते हो, बाकी फिजिक्स भी आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो कैरेक्टर की। तो अभी इसको मैं ऑप्टिमाइज तरीके से बना रहा हूँ। ऑप्टिमाइज का मतलब है कम से कम ग्रिड पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, जिसको हम कॉपी कर सकें या टाइल के फॉर्म में यूज़ कर सकें। तो 2 टाइलिंग की रख रहे हैं, और इसको हम रखेंगे। तो गेमिंग के प्रति आपने जब समय अपना इन्वेस्ट किया है, तो आपको कौन सी चीज़ गेम में लग रही है जो आपको टफ लग रही है जानने के लिए? हाँ। हाँ। लग जाएंगे, कर लेंगे। हाँ। हम्म। देखो, डिपेंड करता है आप कौन से डिवीजन में हो, है ना। अगर मान लो आप क्या बोलते, क्रिएटिव डिविजन्स में हैं, तो आप, एक चीज़ सबसे खास चीज़ बताता हूँ, आ, एक 3D आर्टिस्ट भी आर्ट डायरेक्टर हो सकता है। मेन पॉइंट क्या होता है, जब कंपनीज में आप काम करते हो ना, तो कंपनी नोटिस करती है आपका आर्ट फॉर्म। एक 3D आर्टिस्ट को हर तरीके के आर्ट फॉर्म बनाने आना चाहिए। इसमें स्टाइलाइज अलग हो सकता है, आर्ट स्टाइल रियलिस्टिक अलग हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हर आर्ट स्टाइल आपका फोर्टे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ये भी मत सोचो कि कंपनी आपको आपकी इंटरेस्ट के बजाय दूसरे कोई इंटरेस्ट का आर्ट फॉर्म देगी। तो इन लोग, क्या होता है, गेमिंग वाली जो कंपनीज होती है ना, वो ढूंढते हैं ऐसे आर्टिस्टों को जिनका आर्ट फॉर्म उनके आर्ट फॉर्म से मैच खाता हो। अगर वो नहीं है ना, तो आप बड़ी कंपनी में नहीं जा सकते। जो कंपनी आपको ये बोलती है आपको हर तरीके का आर्ट फॉर्म बनाने का, या आपको एक सैंपल दे देती है और बोलती है कि ये वाला आर्ट फॉर्म बना लीजिए, इसका मतलब ये समझिए कि वो कंपनी बड़ी कंपनी नहीं है, वो मीडियम कंपनी है, और इनके पास काम आ रहा है, ये सब तरीके के कामों में डील करते हैं। तो एज अ फ्रेशर आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक हायर इंडस्ट्री पे या किसी एक ऐसी कंपनी पे जाओ जहाँ पे टॉप मोस्ट फाइनेस्ट कंपनीज, या जो एक ही चीज़ पे डील करते हैं, तो आपको अपना जॉनरा उनके अकॉर्डिंग सेट करना होता है।
अगर आप रियलिस्टिक वाले में काम कर रहे हो ना, कि मैं रेफरेंस देख के उसको बहुत टिपिकल और उसी के जैसा बना सकता हूँ, अगर आप वैसे चीज़ पे प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्या बोलते हैं, एक बड़ी कंपनी में, या आप गेम मॉडल की तरफ जा सकते हो। बट गेम मॉडलिंग जो है ना वो इसमें डिबेट है एक्चुअली में। क्या है कि गेम मॉडल हाइपर रियलिस्टिक होता है, लेकिन जब वहाँ जाता है ना तो ऑप्टिमाइज करते हैं उसको, जिससे उसकी क्वालिटी गिरती है ना। तो बनाना वाला जो पर्सन होता है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जनरेट कर सकता हो, और ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर कर सकता हो तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, मतलब देखो क्या है इस क्वेरी का, मतलब इस चीज़ का आंसर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और डिफरेंट कैसे है, सबसे खास चीज़ ये होती है कि पहली चीज़ ये होता है कि हर आर्टिस्ट को अपना आर्ट स्टाइल आना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर आप पबजी टाइप का आर्ट स्टाइल बनाते हो तो आपका पूरे पोर्टफोलियो में पबजी पबजी ही होना चाहिए। अगर आप वॉरक्राफ्ट वाले आर्टिस्ट हो या उस कंपनी के लिए जा रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में वही होना चाहिए। नो मैटर कितना इजी हो कितना हार्ड हो, लोग जनरली जो आर्टिस्ट है ना वो अप्रोच करते हैं हार्ड चीज़ बनाने के लिए, और वो सोचते हैं कि मैं हार्ड आइटम बनाऊंगा, बनाने के लिए हार्डेस्ट आइटम बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा तो लोग, जो एचआर होगा वो देख के बोलेगा ये तो बहुत टफ है कि नहीं। और इससे क्या होता है, ऐसा होता नहीं है, आप बहुत हार्ड बनाने जाते हैं और बना नहीं पाते उसको 100%, और आप बना पाते हैं 60%, 70%। वहाँ पे कोई इसके लिए नहीं बैठा है, किसी के पास इतना दिमाग भी नहीं होता, या कोई ऐसा जो हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं ना, कि कोई इंसान ऐसे जज कर रहा हो कि यार ये मॉडल बनाने में तो बहुत हार्ड लगेगा, तो ये मॉडलिंग इसको तो, अगर इसने 60% भी इसका अचीव कर लिया दैट मीन्स ही इज समथिंग। कोई नहीं बैठता ये सब चीज़ का। वहाँ पे एक ही चीज़ देखी जाती है, मुझे चाहिए हायरिंग करनी है 200 आर्टिस्ट की। अब 200 आर्टिस्ट के प्रत्येक के वर्क को मैं जज करता रहूँ तो नहीं, वो सबसे पहले ये देखेंगे मेरा आर्ट फॉर्म बना सकता है कि नहीं, वर्ल्ड फॉर वॉरक्राफ्ट टाइप का आइटम है क्या, देखे हाँ आइटम आर्ट स्टाइल मैच खा रही है। फिर ये देखते हैं कि कितने बार ये चीज़ करता है, तो समझ में आता है कि अच्छा ये मॉडलिंग आर्टिस्ट खुद को क्लेम कर रहा है, लेकिन इसके पास तो रिगिंग का भी काम है। अब मॉडल एवरेज दिख रहा है और रिगिंग भी एवरेज कर रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक्चुअल में जनरलिस्ट वाला काम कर रहा है, यानी ये सारे वर्कफ्लो पे काम कर रहा है। तो अगर उनको जनरलिस्ट की ज़रूरत तब नहीं पड़ती, जनरलिस्ट की जगह ज़रूरत केवल फिक्स करने के लिए होती, तो वो ढूंढते हैं स्पेशलाइज्ड है कि नहीं इसी एक चीज़ में, तो वो स्पेशलाइजेशन मायने रखता है। जनरलिस्ट भी मायने है लेकिन उसका अलग मायने है ना। वो समझ लो आपको अगर खुद से सारे काम करने हैं, इंडिविजुअल बन रहे हो, तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में क्रैक करना है तो फिर आप स्पेशलाइजेशन के लिए पहले जाओ, है ना। तो आपको वैसा चाहिए तो अभी रिसेंट में रफेल ग्रासिटी करके एक आर्टिस्ट है आपके फील्ड के। ही इज अ किड, बेसिकली इज अ किड, है ना। यहाँ एक टर्म दिख रहा है, रफेल ग्रासिटी, ये गॉड ऑफ वॉर जिस कंपनी ने बनाया है ना, उसके फर्स्ट और सेकंड टाइम पे केवल 3D आर्टिस्ट थे। इज अ 3D आर्टिस्ट, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसके अलावा उसके और कोई काम नहीं है,
ना वो बिल्डिंग बना पाता है ना कुछ बना पाएगा, वो केवल कैरेक्टर आर्टिस्ट है। मतलब बना लेगा बिल्डिंग बट, हाँ लेकिन कहने की बात समझें कि वो उसका फोर्टे क्या है, उसका फोर्टे है कैरेक्टर आर्ट। और राफेल क्रासिटी को मैं जब क्या बोलते उसमें था, क्या बोलते, मीन वाइल ग्रोइंग स्टेज में था एज एन आर्टिस्ट, तब हमने इनको देखा था। और राफेल ग्रासिटी एज में भले ही कम दिख रहे हैं, बाकी किसी भी हाल में उनका काम और कद छोटा नहीं है। सबसे मेन चीज़ है ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है। और इनके आर्ट वर्क में या इनके पोर्टफोलियो में आपको कभी भी कुछ और नज़र नहीं आएगा। बस, बस कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, उसको और कुछ नहीं करना होता। ये आर्ट फॉर्म वर्ल्ड फेमस हुआ था। ये कैरेक्टर आर्ट फॉर्म मैगजीन्स में छपा था, मैगजीन वगैरह में सब जगह आया था, एनिमेशन रिपोर्टर्स वगैरह में। माया, जी ब्रश। कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाले हैं रफेल ने? मैक्स, माया भी नहीं, जीब्रश और मैक्स में बनाया रफेल ग्रासिटी। नाउ ही इज वर्किंग एज अ आर्ट डायरेक्टर इन गॉड ऑफ वॉर 4। गॉड ऑफ वॉर 4 का पूरा आर्ट डायरेक्टर है वो। तो वो उसके ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि अब उसने एक तरीके की आर्ट फॉर्म पे महारत हासिल कर ली है, तो कोई दूसरा उस तरीके के आर्ट फॉर्म नहीं कर पाता। तो अब राफेल ग्रासिटी को इसी तरीके के आर्ट फॉर्म के लिए हायर किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, डेफिनेटली वर्क कई जगह नहीं किया, जैसे डेविल मे क्राई 4 जो आया था, ये तो 5 आया था, डीएमसी डेविल मे क्राई आया था ना, ये वाला। इतना बैकलैश मिला इसको, इतना बैकलैश मिला, क्योंकि जो लाइकेबल कैरेक्टर था डांटे, उसी को चेंज करके एक लड़का बना दिए ब्लैक हेड, ईमो। जबकि डांटे अलग लोगों को पसंद आता था। आपने ओरिजिनल ओसी कैरेक्टर को चेंज कर दिया। जो ओरिजिनल कैरेक्टर था आपका डांटे, जो कि पूरी सीरीज में पसंद आ रहा था लोगों को, लीड कैरेक्टर था, हीरो था, आपने हीरो को ही बदल के ये बना दिया, है ना। लेकिन इसका जो आर्ट डायरेक्टर था, अ, नहीं, डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए आर्ट डायरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन के ऊपर रहता है। कई बार क्या होता है, आर्ट डायरेक्टर्स के ऊपर भी हेड आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सब चीज़ को ओवरऑल जज कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। एक्चुअल में कल मैं बाहर घूमने गया था। युवराज का कॉल आया था। हाँ, युवराज का कॉल आया था। तो आर्ट डायरेक्टर जो हैं,
हेड्स ऑफ हेड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, कितना बड़ा प्रोडक्शन है ना। तो इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि आर्ट डायरेक्टर का आर्ट फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट आर्ट डायरेक्टर को निकाला नहीं गया। ये जनता का चॉइस है ना कि वो क्या बोलते, पसंद करे ना करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आर्ट डायरेक्टर को, ये वही आर्ट डायरेक्टर है जो पहले काम कर रहा था तब पसंद आ रहा था, अब उसने कैरेक्टर चेंज करने का डिसीज चेंज किया तो आपने उसको नेगेटिव लैश दे दिया। बट कंपनी ऐसे काम नहीं करती कंपनीज। थैंक यू सो मच। है ना, डीएमसी डेवल में क्राई जो था, तो हम बात कर रहे थे कि आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो बदलते भी रह सकते हैं, बट सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है मालूम है, अगर आप कोई एक आर्ट फॉर्म में अच्छे हैं उसी को घिसते जाना है तब तक जब तक वो पूरा सोना नहीं हो जाता। अगर सोना हो गया वो, तो फिर आप चले जाएंगे, आप माला माल कर, वो आपको सोना कर देगा। राफेल ग्रासिटी की बात कर रहे थे, राफेल ग्रासिटी ने उस समय पे ये ये मैक्स का है, 9 साल पहले, 9 साल पहले का ग्राफिक है। और मैक्स में उसने हायर, हाँ, सी डैक के, मैंने देखा नहीं, तुमने जो भेजा था ना तुमने। अच्छा, सी डैक के। हाँ हाँ, ओके ओके, ऐसा, सी डैक कोर्स ना, ये आर्ट गवर्नमेंट, हाँ, पीजी डिप्लोमा। दूसरा वाला चाहिए, किसका था ये? हाँ, एक तो आया था। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कौन सा? हम्म, नहीं, गवर्नमेंट का एक तो आया था मेरे पास प्रोग्राम, पर ये सीडेक का नहीं आया था मेरे पास। ये मैक्स वाला है पूरा, ये माया है। यूजर इंटरफेस, प्राइसिंग क्या दे रहा है?